हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि लास्ट आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उनमें कौन कौन सी टिश्यू लेयर्स रहती हैं, उनमें कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, कौन से उसके अंदर जो है सिक्रीशंस आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, तो आपके लिए जो आज का होमवर्क है वो पहला तो ये है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट था, उस इनिशियल पार्ट में कौन कौन सी ग्लैंड्स की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है और जिस जगह पर वे ओपन होते हैं उस जगह जो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है उसका क्या नाम होता है, ये आप मेरे को लिख भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को इलियम में जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं, कौन से पार्ट में, इलियम में जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं उनके नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। ठीक है बेटा, ये आज का अभी का आपका वर्क है, आप हाथों हाथ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था, आज का जो लेक्चर है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट है। इसका जो डायामीटर रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो कंपैरिजन है वो उनके डायामीटर के बेस पर किया गया है, ना कि उनके लेंथ के बेस पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो कंपैरिजन है वो उनके डायामीटर के बेस पर किया गया है। लेंथ जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, जबकि विड्थ जो रहती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। तो डायामीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन कम रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स थे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ें। हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है सीकम। अब देखिए सीकम जो है वो क्या है, इट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जिस पॉइंट पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है इलियम, जहां जुड़ते हैं, जहां कनेक्ट होते हैं, तो वो जो पोर्शन है जहां पर इलियम आकर जुड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट से जुड़ेगा उसे सीकम कहेंगे। सीकम जो होता है, सीकम एट द एंड ऑफ सीकम नियरली 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर and 8 centimeter long finger like projection is present which is known as vermiform appendix। आप लोगों ने डायग्राम बहुत बार देखा होगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का, यूँ ये डायग्राम रहता है बेटा, जिसमें ये इस तरह से रहता है, देखा है ना सभी ने। यहां जो रहता है, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कनेक्ट रहती है। तो ये जो इतना पार्ट रह गया, इनिशियल पार्ट, इसे हमने सीकम कहा। सीकम जो है इसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर जो है वो डायामीटर की और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी कह रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं ये आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में बार बार पढ़ा है, इसलिए मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि आप लोगों को वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन पता होगी।
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उसको हमने वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। आप एक ऐसे ऑर्गन का नाम भी साथ में मेरे को बताएंगे जो दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन तो हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कहा है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में साथ में बताएंगे, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, जो सीकम है उसमें 1 सेंटीमीटर डायामीटर की और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एक प्रोजेक्शन रहती है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कह रहे हैं। अब क्या आ रहा है देखिए, इन बिटवीन इलियम एंड कोलोन, इलियम और कोलोन के बीच एक वाल्व प्रेजेंट रहता है। इलियम और कोलोन के बीच एक वाल्व प्रेजेंट रहता है जिसे हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इलियम और कोलोन के बीच एक वाल्व प्रेजेंट है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहेंगे। और इस इलियोसिकल वाल्व का फंक्शन क्या है? इस इलियोसिकल वाल्व का फंक्शन है कि जो फूड आ रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, उस फूड की बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, मतलब वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए। इसको एंश्योर कौन करता है? इसको एंश्योर करता है इलियोसिकल वाल्व। और इलियोसिकल वाल्व जो है वो इलियम और कोलोन के बीच प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हमारा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, सीकम। सीकम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, कोलोन। कोलोन जो है ये मिडिल पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे तो मेनली 3 ही होते हैं, लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड रखते हैं। देखिए 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसको वापस ड्रॉ करें। इस तरह से ये साइड में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स थी, यहाँ से ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट थी, ये लार्ज इंटेस्टाइन थी हमारी, है ना। ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है। तो ये जो यहाँ से ये पार्ट है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, इतना जो रेड कलर में मैंने डिनोट किया है, ये पार्ट कोलोन है, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे असेंडिंग कोलोन कहा। फिर ये ट्रांसवर्स है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहा। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे डिसेंडिंग कोलोन कहा। और ये सिग्मा शेप में है, सी शेप में, सिग्मा शेप में है, इसलिए इसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। तो कोलोन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट रहता है, और कोलोन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है, रेक्टम एंड एनस। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम विच ओपन्स आउटसाइड बाय एनस, ठीक है। और रेक्टम में एक ओपनिंग रहती है जिसे एनस कहेंगे। एनस जो है वो 2 स्फिंक्टर्स की हेल्प से कवर रहता है, सराउंडेड रहता है, और यहाँ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। क्या 2 स्फिंक्टर्स हैं एनस में, एक है इंटरनल स्फिंक्टर, एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल जो एनल स्फिंक्टर है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, और हमें पता है कि जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी रहता है। फिर सेकंड जो रहता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स का होता बना है, और स्ट्राइएटेड मसल्स का हमें पता है कि ये अकॉर्डिंग टू आवर विल वर्क करती है, वॉलंटरी इन एक्शन होती है, इसलिए इन्हें वॉलंटरी कह दिया। मतलब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलंटरी होगा, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलंटरी होगा। ये है एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। या हम यूं कहें कि आज जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी की बात कर ली है, ठीक है। किसकी बात कर ली है? एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
अब जिसमें हमने स्टार्ट से क्या क्या पढ़ा, हम वापस एक बार रिवाइज करें। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्यूकल कैविटी पढ़ा था, ठीक है। माउथ जो है, माउथ के बाद ब्यूकल कैविटी पढ़ा, ब्यूकल कैविटी के बाद हमने ब्यूकल वेस्टिब्यूल पढ़ा, ओरल कैविटी पढ़ा, फिर हमने पैलेट पढ़ा, पैलेट के टाइप्स पढ़े, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट पढ़ा। उसके बाद हमने फेरिंग्स पढ़ा, फेरिंग्स के बाद हमने ईसोफेगस और बीच में जो टीथ है ओरल कैविटी में, टीथ और टंग भी हमने पढ़े। फिर फेरिंग्स पढ़ा, फिर ईसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सब, इन सब की जो एनाटॉमी है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किस तरह से है। इसमें यदि आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए, यदि आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यदि आपसे पूछा जाए तो बेटा आप याद रखना, हमने जो एलिमेंट्री कैनाल में, हिस्टोलॉजी का मीन्स क्या है कि जो लेयर्स हैं टिश्यूज़ की वो किस तरह से हैं। हमने बाहर सब में यही पढ़ा है, आउटर लेयर सिरोसा, उसके बाद मस्कुलर, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद म्यूकोजा, सब में सीक्वेंस सेम था, किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज एलिमेंट्री कैनाल की पूरी हिस्टोलॉजी जो है वो 99% सेम रहती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा हिस्टोलॉजी में जो है डाउटफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, सबका सेम है। आप यदि एक बार सबको एक साथ बनाकर फिर लर्न करते हैं तो आपको बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हमारा हुआ एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए हमने जो पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के बाद दूसरा उसमें क्या रहता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी, है ना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जब हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ली है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल वो जगह थी जहाँ पर डाइजेशन होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइजेशन के लिए जूस प्रोवाइड करेगी। अब जब हम इन दोनों की बात कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ पाएंगे कि डाइजेशन किस तरह से होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए तो सॉरी, पहले हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, मिस प्रिंटिंग हो गई है, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में वही है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर, सिरोसा। इसमें थोड़ा सा स्पेशल है हमारे पास। देखिए स्पेशल क्या है हमारे पास कि म्यूकस सेल जो होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस सेल्स होती है वो म्यूकस रिलीज करती है और उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं। हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी टाइप का फूड का डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर विलाई भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। विलाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं करेगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहते हैं, ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। पहला जो है देखिए, 3 plates of longitudinal muscle layer of large intestine are arranged in टीनी कोलाई। देखिए बेटा अब मैं आपको बताऊं, बड़ा ही सिंपल है ये कि टीनी कोलाई क्या है। टीनी मीन्स क्या रहता है यहाँ पर, टीनी मीन्स रहता है, हम ये मान के चलें टेप, एक फीता जो होता है ना, टीनी मीन्स है टेप, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक टेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहती है। इस डायग्राम में आप देखिए ये फीते की तरह एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना। इसे हमने क्या कहा है, इसे हमने कहा है टीनी कोलाई, ठीक है। टीनी कोलाई क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्लेट लाइक, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहती है, जिसे टीनी कोलाई कहते हैं। इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। होस्टोरिया आपके पास पहले भी वर्ड आया था,
जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे उस टाइम, तो होस्टोरिया वर्ड का मीनिंग क्या है देखिए, आपको बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। होस्टोरिया क्या है, कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी बायोलॉजी में, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर रहकर या उसके ऊपर रहकर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करती है, उसे हम होस्टोरिया कहेंगे। ठीक है, और ये होस्टोरिया जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये होस्टोरिया है। ठीक है, ये होस्टोरिया क्या करेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है वहाँ से जो वाटर है या जो साल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का वर्क करेंगे। ठीक है, कौन, होस्टोरिया। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कई टाइप के सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। मैनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर लिव इन कोलोन। कोलोन में बहुत से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, ये है हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है सभी के? अब देखिए, जो हमें बात करनी थी, नर्व सप्लाई इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वहाँ पर नर्व सप्लाई रहेगी, और ये नर्व सप्लाई जो है ये कंट्रोल करेगी कि डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, फूड की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए, जो दो तरह की नर्व्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहती है। एक होती है ऑर्बक्स नर्व प्लेक्सेस, ऑर्बक्स नर्व प्लेक्सेस या उसे माइंटेरिक प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो नर्व है ये नर्व का नाम है, और इस नर्व का फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स प्रेजेंट है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए यही नर्व वर्क करेगी। मतलब पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है ना वो इन्हीं नर्व्स की हेल्प से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो पाएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्बक्स जो नर्व प्लेक्स है वो एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड जो नर्व सप्लाई रहती है एलिमेंट्री कैनाल में वो है मिसनर्स नर्व प्लेक्सस। अब मिसनर्स नर्व प्लेक्सस जो है वो क्या है कि जो हमने पढ़ा म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं या अदर ग्लैंड्स हैं, तो वो ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करेगी उस सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है मिसनर्स नर्व प्लेक्सस। ग्लैंडुलर सिक्रीशन के लिए मिसनर्स नर्व प्लेक्सस रेस्पॉन्सिबल है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए ऑर्बक्स नर्व प्लेक्सस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ये नर्व सप्लाई जो है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में रहती है। ठीक है, अब देखिए जो हम बात करने वाले थे कि एलिमेंट्री कैनाल के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो रहता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करेंगी, जो डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड सिक्रीशन है, डाइजेस्टिव जूस है, उसको सिक्रीट करेंगी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की रहती है, सेलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। कौन कौन सी है, सेलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। ये 3 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास रहती है। उसमें सबसे फर्स्ट की हम बात करें सेलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ से बेटा बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। हर एक टाइम के लिए आपको कंसंट्रेट रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है, देखिए सेलाइवरी ग्लैंड्स का आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स की सेलाइवरी ग्लैंड्स रहती है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, ये पेयर्स में रहती है, पैरोटिड ग्लैंड्स 2 होती है, सब मैक्सिलरी 2 होती है, सब लिंगुअल 2 होती है, टोटल 6 हो गई ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम इनमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ है, लोकेटेड बिलो ईच ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जो है उसके नीचे की तरफ पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। पैरोटिड ग्लैंड, अब देखिए बेटा सेलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पता है ना आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जिसमें जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सेलाइवरी ग्लैंड के पास डक्ट होगी, डक्टल ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन को हम डक्टल ग्लैंड भी कहते हैं, मतलब इसके पास डक्ट होगी। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उस डक्ट को हम क्या कहते हैं,
स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसे स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। और ये जो डक्ट है ये कहाँ ओपन होती है, ये जाकर ओपन होती है अपर जो के पास। हमारा जो अपर जो है, ऊपर वाला जबड़ा है, वहाँ जाकर स्टेनसन्स डक्ट जो है वो ओपन होती है। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। क्या रहेगा, देखिए कि पैरोटिड ग्लैंड में यदि इन्फेक्शन हो गया, पैरोटिड ग्लैंड में एक डिजीज होती है मम्प्स। मम्प्स क्या है, इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड। यदि पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम मम्प्स कहेंगे। और मम्प्स में क्या होगा कि जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ जिसे हमने मम्प्स कहा, और मम्प्स में क्या हुआ, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट थी उसे हमने स्टेनसन्स डक्ट कहा। ये दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बनने के चांसेस रहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है हमारी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। देखिए कहाँ है, लोकेशन कहाँ है सब मैक्सिलरी की, लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ बोथ जॉज। जो दोनों जबड़े, जो हमारे दोनों जो हैं, जहाँ जाकर जुड़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा अपर जो है और ये हमारा लोअर जो है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ आकर जुड़ रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पर ये दोनों जो कनेक्ट होते हैं उस जगह पर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होगी उस डक्ट का नाम होगा वार्टन्स डक्ट, ठीक है। और ये वार्टन्स डक्ट जो है वो हमारा जो लोअर जो होता है उसमें जो इंसीजर टीथ होते हैं उनके पास आकर ओपन होती है, ठीक है। वार्टन्स डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, लोअर जो के इंसीजर टीथ के पास आकर ओपन हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ इंसीजर टीथ थे, यहाँ ये ग्लैंड है, तो ये जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं, 3 टाइप की डक्ट हैं हमारे पास। तीनों में सबसे बड़ी डक्ट कौन सी है, वार्टन डक्ट। और वार्टन डक्ट जो है वो कौन सी ग्लैंड की है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है वो वार्टन डक्ट है। और वार्टन डक्ट सबसे बड़ी सलाइवरी डक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटी है, ठीक है। लोअर जो के पास सिचुएटेड रहती है। इस ग्लैंड की जो डक्ट हैं उसे क्या कहेंगे, डक्ट्स ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट। डक्ट्स ऑफ रिविनस भी कहते हैं या बार्थोलिन डक्ट भी हम कहते हैं। कौन सी डक्ट को, सब लिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट रहती है, ठीक है। ये कहाँ ओपन होती है, ये हमारी टंग के नीचे की तरफ ओपन होती है। देखिए सब मतलब नीचे, लिंगुअल मीन्स टंग, तो जो टंग है उसके नीचे की तरफ जो ग्लैंड ओपन हो रही है उसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीशन का काम रहता है वो सब लिंगुअल ग्लैंड का ही रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट सब लिंगुअल ग्लैंड की हेल्प से ही की जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन रहे हैं बेटा, 4 सॉरी। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड थी। पैरोटिड ग्लैंड जो थी, पैरोटिड ग्लैंड में जो ग्लैंड का डक्ट का नाम था वो स्टेनसन्स डक्ट था। पैरोटिड ग्लैंड में यदि इन्फेक्शन होगा उसे मम्प्स कहेंगे। फिर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है उसकी डक्ट का वार्टन्स डक्ट नाम है। और सब लिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है उसका डक्ट ऑफ रिविनस और बार्थोलिन डक्ट है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड सब लिंगुअल है और सबसे ज़्यादा सिक्रीशन का काम भी यही कर रही है। याद कैसे रखना है आपको, याद इस तरह से रखना है कि घर में जो छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, उसी को दरवाज़ा खोलना होता है, उसी को पानी लेकर आना होता है, ठीक है। फैन भी उसी को ऑन करना होता है, कूलर में पानी भी उसी को भरना है, फ्रिज की जो बोतल है वाटर बोतल उसमें भी पानी उसी को भरना है। तो छोटा सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वैसे सब लिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी है और सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रीशन का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद बहुत से सिंपल पॉइंट्स हैं। क्या देखिए, सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड सलाइवा। सभी को पता है सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट करेगी उसे सलाइवा कहेंगे। सलाइवा कहाँ रिलीज किया जाएगा, ब्यूकल कैविटी में। सलाइवा की नेचर क्या होती है, एल्केलाइन बेसिक नेचर रहती है।
कंपोजिशन क्या है इसका देखिए, 99% तो इसमें वाटर है, 99.5% तो इसमें वाटर है। सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। क्या सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम बोल सकते हैं। टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम अल्फा एमाइलेज भी है, या इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसका नाम टाइलिन या फिर अल्फा एमाइलेज या फिर सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद इसमें एक एंजाइम और रहता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? कोई भी बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स जो आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क लाइसोजाइम करेगा। इसीलिए सलाइवा जो है वो एंटीसेप्टिक नेचर की होती है। ठीक है ना, सलाइवा जो है वो एंटीसेप्टिक नेचर की रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसोजाइम है जो बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को किल कर देगा। उसके साथ साथ उसमें कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट है, कुछ आयंस भी प्रेजेंट हैं। सोडियम क्लोराइड के आयंस होंगे या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के आयंस होंगे। इस तरह के आयंस जो हैं वो सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो है ये हमारा सलाइवा का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। या हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, उसमें फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है सलाइवरी ग्लैंड वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स लीवर एंड पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट this kind of new videos related to subject biology. Thank you again.